नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। एलविश यादव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार एलविश यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। एक केस से पीछा छूटता है, एक नया केस लग जाता है। पहले नोएडा में पीएफए की तरफ से जो शिकायत दी गई, उसमें केस दर्ज हुआ और उसके बाद फिर ईडी की अचानक से एंट्री हो जाती है और अब ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है और इसी मामले में अब इन्वेस्टिगेशन ईडी की वो तेज होती दिखाई दे रही है। जो जानकारी मिल रही है, ईडी ने पीएफए से जुड़े हुए गौरव गुप्ता को नोटिस भेजा है और 14 मई को लखनऊ के जोनल ऑफिस में तमाम वो सबूत, जिन सबूतों का जिक्र किया जा रहा है कि ये बहुत सारे ऐसे ढेरों सबूत है, उन सबूतों के साथ हाजिर होने के लिए कहा है और 14 मई को गौरव गुप्ता यहां पर पहुंचेंगे और जो भी तमाम सबूत है वो ईडी के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो सबूत क्या है? क्या है ऐसे सबूतों का वो पिटारा जिसके खुलने के बाद एलविश की मुश्किलें बढ़ सकती है, या कुछ है भी या नहीं है, या सिर्फ एक गुब्बारा भर है जिसमें अगर एक पिन लग गई तो वो फट जाएगा? तो ये बहुत सारे सवाल है, उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं हम लोग भी कि आखिरकार है क्या ऐसा कुछ मामला, क्योंकि एक एक पहलू, एक एक चीज को जांचना परखना ये मीडिया की जिम्मेदारी, और हम उस जिम्मेदारी को लगातार निभा रहे हैं और आपके सामने तमाम फैक्ट्स भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई दोषी है या दोषी नहीं है, ये तय करना जांच एजेंसियों का, इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज हैं उनका काम है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन बहुत सारी चीजों में अचानक से मीडिया जो खुद से ही खुदा बन जाता है, वो खुदा नहीं बनना है, और वही हम एहसास मेन स्ट्रीम मीडिया को कराने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी के मामले में इतनी भी टांग ना अड़ाएं कि कल को आपकी वो टांग टूट जाए। खैर चलिए, मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस पूरे मामले पर अपडेट के साथ कि क्या कुछ अपडेट है और इससे क्या कुछ भविष्य में दिक्कतें हो सकती है और क्या कुछ आगे बचाव है। क्या अभी एल्विश, क्योंकि ये भी चीजें आई थी कि बहुत सारा पैसा एल्विश ने ब्लैक मनी से इकट्ठा कर लिया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, तो भैया वो पैसा है कहाँ, वो दिख क्यों नहीं रहा है पैसा? तो ये बहुत सारे सवाल है। खैर चलिए सीधा मनीष के पास चलते हैं और आप लोग जो तमाम लोग जुड़े हुए, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? पहले अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए। मनीष अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है। ईडी ने पहले ही जो है इस मामले में जो है अगर पिछले हफ्ते जो है इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी एलविश यादव के खिलाफ। पीएमएलए एक्ट के तहत जो है ये एफआईआर ईडी ने दर्ज की थी। जो लखनऊ में ये मामला है उसको लेके जो है अब जो है गौरव गुप्ता को लखनऊ ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है, जहाँ पर जोनल ऑफिस है ईडी का लखनऊ में। वहाँ पे गौरव गुप्ता जो है अपना जो बयान है वो दर्ज कराने के लिए जो है उनको लखनऊ के जोनल ऑफिस में बुलाया गया है, क्योंकि ये मामला जो है कहीं ना कहीं पीएफए जब 3 नवंबर को जो है पीएफए ने इस मामले में जो है ये मामला लेके आई थी और पीएफए ने ये कहा था कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए, एलविश यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लगातार पीएफए के द्वारा जो है पलटवार किया गया था। पर देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आई है कि गौरव गुप्ता के पास में ऐसी क्या चीज हाथ लगी हुई है कि गौरव गुप्ता के पास में ऐसे सबूत हैं। अगर हैं तो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेट करते हुए इस मामले को जब कोर्ट के अंदर ये मामला गया था तो इस तरीके की ठोस सबूत अगर गौरव गुप्ता के पास में है तो गौरव गुप्ता जो है इस मामले में आगे जो है ईडी के समक्ष क्या सबूत रखते हैं कि अपना क्या बयान दर्ज कराते हैं, इसके ऊपर सबकी नजर बनी होगी कि गौरव गुप्ता ईडी के ऑफिस में जब पहुंचेंगे 14 तारीख को तो जाके क्या अपना बयान वहां पे वो दर्ज कराते हैं, क्या चीजें निकल के सामने आती है, ये सबकी जो नजर है अभी इस पे बनी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी तमाम पहलुओं पर तमाम जानकारी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि क्या कुछ अभी चल रहा है। और आपको एक बार फिर से बता दूं, जो लोग अभी जुड़े हैं, पीएफए ने एक नोटिस माफी चाहेंगे, ईडी ने एक नोटिस जारी किया है पीएफए के गौरव गुप्ता को और उन्हें 14 मई को लखनऊ ईडी के जोनल ऑफिस में हाजिर होने के लिए, पेश होने के लिए कहा गया है, उन तमाम सबूतों के साथ जिन सबूतों का जिक्र जो नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें किया गया था। आपको इस बता दें, इससे पहले 1200 पन्नों की चार्जशीट
पुलिस ने कोर्ट के सामने रखी थी और 1200 पन्नों की चार्जशीट में क्या कुछ था क्या नहीं था वो अभी भी खैर रहस्य बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नोएडा पुलिस थे मैं माफी चाहूंगा, शायद काफी देर से अनम्यूट नहीं कर पाया था, मैं भूल गया था। आपको मैं फिर से बता दूं कि जो अभी अभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें अपडेट कर दें कि 14 मई को ईडी ने पीएफए के गौरव गुप्ता को ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है, उन तमाम सबूतों के साथ जिन सबूतों का शुरुआत से जिक्र किया जा रहा है कि ना जाने वो कौन से ऐसे सबूत हैं जिनसे एल्विश की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नोएडा पुलिस है उसने 1200 पन्नों की चार्जशीट नोएडा कोर्ट के सामने पेश की थी, वो दायर की थी। तो ऐसे में वो जो 1200 पन्नों की चार्जशीट उनमें ऐसा क्या होगा, क्योंकि अगर बहुत कुछ होता तो अब तक एक बार फिर से नोएडा पुलिस की गिरफ्तारी कर लेती, क्योंकि नोएडा पुलिस ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और पीएफए ने जो मामला दर्ज किया वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किया है। तो अगर साक्ष्य जिन्हें हम सबूत कहते हैं वो इतने मजबूत होते तो पहले नोएडा पुलिस शिकंजा कसती, जो कि लगातार मीडिया में इस तरह की जो खबरें चलती रहती है कि शिकंजा कसने लगा है और मुश्किलें बढ़ने लगी। क्या लगता है मनीष, मतलब ठीक है वो जांच एजेंसीज हैं वो अपने तरीके से जांच करेंगी, लेकिन आशंका जिस तरह की लगातार एल्विश से जुड़े हुए तमाम लोग भी जता रहे हैं, फैंस भी ये कह रहे हैं कि ये तो सारा का सारा षड्यंत्र है, इसके पीछे के कई रीजंस भी कहे जा रहे हैं कि एल्विश की सक्सेस से भी बहुत सारे लोग जो है जलने लगे थे, पॉलिटिकल लिंक भी जो है इसके साथ जोड़कर देखा या बताया जा रहा है। तो तमाम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस सब के बीच अब नोटिस जो जारी किया गया है और गौरव गुप्ता को पेश होने के लिए कहा गया है ईडी के द्वारा कि वो 14 तारीख को तमाम उन एविडेंस के साथ वहां पर पेश हो। और क्या कुछ लगता है एल्विश से कब तक पूछताछ, क्योंकि एल्विश से भी इस मामले में होगी, कब तक वो पूछताछ हो सकती है और क्या लगता है वो सबूत होंगे भी इस पूरे मामले में? देखिए पहले जब गौरव गुप्ता को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है तो ईडी तमाम जो सबूत है और जो उनकी बयान है उसको एक आधार बनाएगी और तमाम जो चीजें हैं वो उनसे जो पूछने की कोशिश देखिए, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं पीएफए से जुड़ा हुआ है और पीएफए ने 3 नवंबर को इस मामले में जो है 3 नवंबर को इस मामले में जो पुलिस स्टेशन का जो नोएडा पुलिस है वहां पे एक एफआईआर दर्ज कराया था। तो वो पूरा का पूरा मामला जो है अब कहीं ना कहीं जो है ईडी इस मामले में आई है। पर एक चीज है कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले एल्विश यादव के ऊपर कार्रवाई हुई थी और तब जो है एनडीपीएस एक्ट को लेके कोर्ट ने सीधे तौर पे एक चीज कहा था उत्तर प्रदेश पुलिस को कि आपके पास में कि ठोस सबूत है, जो ठोस सबूत है तो आप एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कीजिए, अगर नहीं है तो एनडीपीएस एक्ट के तहत आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इस मामले में जो है जो धाराएं हैं वो धाराओं में परिवर्तन किया गया था और परिवर्तन करके फिर जो वो धारा जो एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई थी, जो धाराएं लगाई थी वो मामले में एल्विश यादव को जो है नोएडा कोर्ट से जमानत मिली थी। पर अब कहीं ना कहीं जो है ईडी इस मामले में आई है और ईडी ने इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत जो है एल्विश यादव के ऊपर जो है मामला दर्ज किया है, जो एफआईआर दर्ज किया है। और उसके बाद देखिए अब जो है दोनों पक्ष को ईडी बुलाएगी और उस दोनों पक्ष की जो बातें हैं, क्योंकि गौरव गुप्ता ने पहले भी ये चीजें कही है। देखिए गौरव गुप्ता ने पहले एक बार जो है हाईकोर्ट का रुख किया था और तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो है जान का खतरा है एल्विश यादव से, ये लेके वो हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया था। उसके बाद जो है ये मामला कहीं ना कहीं जो है हाईकोर्ट ने इस मामले में जो है पूछताछ करने गुड़गांव पुलिस को कहा था कि ये मामले में देखे कि ये मामला क्या है, किस तरीके से पूरा मामला है, वो उसके ऊपर गुड़गांव पुलिस को कहा था। पर अब जो है ये मामला जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत जब इस मामले में आगे की कार्रवाई हुई थी तब कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस को निराशा हासिल हुई थी। अब इस मामले में अगर ईडी आगे पूछताछ करती है पीएमएलए एक्ट के तहत तो क्या आगे निकल के सामने आता है। पर जिस तरीके से उनके जिस तरीके से ये सारी जो
मामला सामने आ रहा है कि पीएमएलए एक्ट के तहत ऐसा कुछ बड़ा, जब आप एल्विश के घर पे भी जाते हैं या एल्विश के पूरे गली मोहल्ले में भी जाते हैं, तो इस तरीके का कुछ बड़ा उन्होंने पैसा बना लिया हो, ये देखने नहीं मिलता है। जब ऑन ग्राउंड की बात करते हैं तो ऑन ग्राउंड या फिर उनके घर की बात करते हैं तो ऐसा कुछ जो बड़ा उनके घर पे देखने मिले, जो जिस तरीके की पॉश लाइफ की बात की जाती है कि वो पॉश लाइफ जीते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वहां ऑन ग्राउंड देखने नहीं मिलती है। तो अगर ईडी इस मामले में एल्विश यादव को पीएमएलए एक्ट के तहत अगर पूछताछ करती है तो क्या हाथ लगता है ईडी को, ये आगे जब इस मामले में ईडी एल्विश को नोटिस जारी करेगी और एल्विश से पूछताछ करेगी तब देखना होगा। पर अभी तक तो ये लग रहा है कि एल्विश को इस मामले में राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का सबूत जो है, कोई ठोस सबूत हाथ लगते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम फैंस, तमाम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में एल्विश यादव को जल्द राहत मिलेगी और मिलनी चाहिए अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। और इस सब के बीच बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नीरज, की इस बात का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है कि गौरव गुप्ता क्या सिक्योरिटी का कार्ड यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो लखनऊ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लखनऊ अगर वो आते हैं तो उनकी जान को खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कौन सा खतरा है और माफी चाहूंगा कि किससे खतरा है, कौन है वो लोग जो गौरव गुप्ता की जान के पीछे पड़े, क्योंकि ये भी सवाल अपने आप में अहम हो जाता है। और किसी को अगर नुकसान पहुंचाना होगा तो क्या वो दिल्ली और आसपास नहीं पहुंचा सकते, या फिर ये सही मायने में जो जिस बात का जिक्र फैंस भी कह रहे हैं, हमारे व्यूअर भी कह रहे हैं कि क्या ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि किसी तरह से जो पूरा मामला है वो लखनऊ से दिल्ली में ट्रांसफर हो जाए, और उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या यही वजह है कि सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर कुछ और इसके पीछे वजह है? तो ये अपने आप में भी बड़े सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब बेहद जरूरी है कि अगर मेरी जान को खतरा अगर है, मैं यहाँ गुरुग्राम में रहता हूँ, तो मेरी जान को अगर खतरा गुरुग्राम में है और या मैं गुरुग्राम से कहीं बाहर जाता हूँ, वहां मेरी जान को खतरा है, तो वो तो दोनों जगह होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कोई दुश्मन है वो, मैं अगर कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो वहीं पर ही जाकर वो अटैक करेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं बॉर्डर एरिया में जाऊंगा तभी वहां से जो पाकिस्तानी है या टेररिस्ट है वो मुझ पर अटैक कर सकते हैं, यहाँ तो मैं ठीक हूँ। क्योंकि अगर आपको किसी से थ्रेट है तो वो थ्रेट वाले लोग तो कहाँ रहते हैं? वो तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। चलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग भी समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे किससे थ्रेट की बात कही जा रही है। और क्या जिससे थ्रेट की बात की जा रही है, अगर हम गलत नहीं है तो क्या वो व्यक्ति इतना बड़ा कोई गुंडा है या वो राह चलते डंडा लेके सबको ही मारता हुआ चलता है? तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। खैर, अभी ये जो पूरा मामला है एक अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है मनीष, क्योंकि पहले वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, उस पर भी सवाल उठे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत अगर कोई मामला पुलिस दर्ज करती है तो वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की शिकायत पर भी होना चाहिए, किसी निजी एनजीओ या निजी व्यक्ति की शिकायत पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी निजी एनजीओ या निजी व्यक्ति के पास कोई टिप है किसी के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन करने की, तो वो वाइल्ड लाइफ एक्ट को उसकी सूचना देता है। अगर वो उसको नहीं दे रहा, पुलिस को सूचना दे रहा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वहां पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम को बुलाए। इसको इस तरह से आप थोड़ा सा समझिए कि अगर किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर कोई ड्रग्स बेच रहा है और इसकी शिकायत कोई व्यक्ति पुलिस को करता है, तो पुलिस वहां जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ मामला नहीं दर्ज करती है। वहां वो क्या करती है, ड्रग डिपार्टमेंट को फोन करके बुलाती है और ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और वो ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां उसकी जांच पड़ताल करते हैं और ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी फिर आगे शिकायत देते हैं कि हाँ, ये जो मेडिकल स्टोर है यहाँ पर जो बेचा जा रहा है वो दवाई नहीं, नशा है या गैर कानूनी या प्रतिबंधित दवाई है, ये इसे नहीं बेचनी चाहिए। तो उसकी शिकायत पर वो मामला दर्ज होता है, ना कि किसी निजी व्यक्ति की शिकायत पर, क्योंकि ये किसी निजी व्यक्ति पर ही किया गया कोई नुकसान या किसी दूसरे इंसान को पहुंचाई गई नुकसान क्षति जान की हो या पैसों की हो, वो नहीं है। क्योंकि ये कुछ कानून ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी डिपार्टमेंट या उससे जुड़े हुए हैं। तो ये भी सवाल यहाँ पर उठे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी जिनके सवाल धीरे धीरे निकल कर आएंगे, लेकिन जब किसी के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है तो उस पूर्वक समझिए कि वो मोमेंट जो है वो एकदम स्थिति एकदम अलग दिशा में चल रही होती है, एकदम सब कुछ एक्टिव नजर आ रहा होता है।
सबको उस वक्त ये भी लगने लगता है कि एक एफआईआर दर्ज हो गई है तो इसका मतलब ये आदमी ने तो ये वाला गुनाह किया होगा, ये तो इस गुनाह का सबसे बड़ा गुनाहगार है। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है, उसमें अगर कुछ फैक्ट्स निकलने लगते हैं तो जाहिर सी बात है उसी दिशा में वो चीजें जाती है, और उसमें कोई फैक्ट्स नहीं मिलते हैं तो फिर ये क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि भैया ये तो खोदा पहाड़ और निकली चूहियां, और वो भी मरी हुई। देखिए, एक चीज इस मामले में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इस मामले में फाजलपुरिया का नाम सामने आया है और फाजलपुरिया जेजेपी से हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले को पॉलिटिकल नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा भारत देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहा है और फाजलपुरिया खुद प्रत्याशी हैं। तो इस मामले में कहीं ना कहीं फाजलपुरिया का भी रोल जो है उसको लेके भी ये है कि फाजलपुरिया पूरा का पूरा गाना जो है वो फाजलपुरिया का था। और पर फाजलपुरिया ने इस चीज को साफ कर दिया है कि जो सांप आए थे, जो उन्होंने सांप मंगाए थे, वो सिर्फ एक शूटिंग पर्पज से वहां पे लाए गए थे। जो गाने का शूट हुआ था बस उस पर्पज से वहां पे लाए गए थे। तो पर फाजलपुरिया का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं जो है वो अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है और वो एक जेजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जेजेपी के प्रत्याशी हैं इस बार के लोकसभा चुनाव के। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ये पॉलिटिकल एजेंडा भी हो या पॉलिटिकल नजरियों से भी इस केस को देखा जा रहा है। देखिए वो जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा मनीष, क्योंकि जब कोई मामला होता है तो उसमें अलग अलग तरह के एंगल्स होते हैं, उन अलग अलग एंगल्स पे चर्चा भी होती है, वो जो कि यहाँ पर भी हो रही है। नीरज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर रैंडम किसी के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप कोई भी कमेंट्स उठा लेंगे, आप समझिए कि अगर अभी इस वक्त हम लाइव कर रहे हैं और इस वक्त कोई हमारे सपोर्ट में आकर ये कहे कि मैं रिपोर्टर जी के साथ खड़ा हूँ और फलाना व्यक्ति जो है मैं उसको मार दूंगा या मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, उसके बारे में वो क्लेम करता है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना मेरे चैनल की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर जाकर किसी के लिए भी कुछ भी कमेंट्स कर सकता है। तो उन कमेंट्स को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, और जब नंबर इतने ज्यादा हो किसी के कमेंट्स के तो उनको आप ना ही तो उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ना ही उनको जांच पड़ताल कर सकते हो। तो ऐसे में अगर कोई भी उन सोशल मीडिया कमेंट्स को उठाकर कोर्ट के सामने चला जाए और ये कह दे कि हमारी जान को थ्रेट है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो एक बार फिर से ईडी वाले मामले पर ही आते हैं और कोशिश करेंगे आज 7 बजे किसी लीगल जो हमारे एक्सपर्ट है उनको भी एक बार 7 बजे मैं कोशिश करूंगा फिर से लाइव आने की। तो आप तमाम जो लोग देख रहे हैं, अभी हम अपने रिपोर्टर के साथ ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, इसके बाद मैं कुछ एक्सपर्ट्स के साथ 7 बजे मैं प्रयास करूंगा। लगभग तय है कि एक बार फिर हम जुड़ेंगे वहां पर और इस पूरे मामले पे चर्चा करेंगे कि अभी जो नोटिस हुआ है, इसके अलावा जो शिकायत करता है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें जान की थ्रेट है, उन्हें जो है केस लखनऊ की बजाय दिल्ली में वो अगर अपने पेश हो जाते हैं तो इन सब के मायने क्या है, इस सब के मतलब क्या है, तो वो कानूनी तौर पर समझना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से आपने ठीक कहा कि नीरज की अगर कोई किसी के सोशल मीडिया कमेंट्स को उठाकर लेकर जाता है और जो कि कमेंट्स उसने खुद नहीं किए, हो सकता है उसका कोई फैन हो सकता है कोई उसका दुश्मन हो। देखिए अब सोशल मीडिया पे कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका फैन है, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसी के नाम से भी कोई भी हैंडल बनाइए और कमेंट्स कर दीजिए। अगर किसी को फंसाना है, अगर कोई मुझे फंसाना चाहेगा तो मेरे सपोर्ट में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 4 अगर गलत गलत बातें लिख देगा तो भाई मैं इसके लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। ये तो मैकेनिज्म ऐसा है, ये तो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो एक सबसे बड़ी बात है। एक बार मैं आप सभी जो लोग अभी देख रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगती है, निष्पक्ष लगती है, आपको लगता है कि इस तरह की मीडिया की अपने समाज अपने देश में जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले। और बाकी जो वीडियो है उन्हें भी जरूर थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखा करें आप लोग, ताकि हमें भी मजबूती मिले, क्योंकि अगर हम भी मजबूत होंगे, हमारे हाथ भी अगर आप मजबूत करेंगे, तो इसी दमदार आवाज के साथ बुलंद तरीके से हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता आपको देखने को मिलती रहेगी। हो सकता है कुछ मामलों में आप इत्तेफाक ना करें हमारी हर बात से, तो वो एक हमेशा होता है, क्योंकि हर चीज को हम ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है। एक ग्रे भी है, उसको हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, हमें लगता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, तो उसे भी हमें देखना चाहिए, उसको भी हमें समझना भी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टा पर भी हम लोग हैं, फेसबुक पर भी हम लोग हैं और यूट्यूब पर तो हैं ही।
और कोशिश है भविष्य में डिजिटल पर 24 घंटे का चैनल आप लोगों के लिए हम लेकर आए। वो तभी होगा जब आप लोगों का प्यार थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे एक बार फिर से बढ़ते हैं। मनीष, अभी ये जो बातें आ रही है कि शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता ने ईडी के सामने कहा है कि उन्हें जान का खतरा है, लखनऊ वो अगर आते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली में हो जाए। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तरफ इस मामले में पहले भी गौरव गुप्ता ने उनकी जान को खतरा बताया था। और देखिए, यूपी के अंदर गौरव गुप्ता खुद नोएडा से आते हैं और नोएडा में जो है नोएडा में है, तो कहीं ना कहीं अब देखिए, किसी भी जांच एजेंसी के खुद के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब उनको इस मामले में जो है जवाब देने कहा है, इस मामले में जो है उनका बयान दर्ज किया जाएगा और इसको लेकर ही उनको लखनऊ बुलाया गया है। अब कोई जांच एजेंसी किसी के अपने पर्सनल ये से नहीं चलती है, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं देखती है। ये आप बोल दीजिएगा कि जांच का मेरी जान का खतरा है तो वो आपके घर पे आके ये पूछताछ करे, ये सारा जो है वो वहां पे नहीं चलता। आपको जब आपको वहां बुलाया गया है, आप पेश हुई है, आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, आप अपना जो जवाब है, अपना बयान जो है वो दर्ज कराइए। और तमाम जो चीज जो आप बता रहे हैं काफी लंबे समय से आप ने जो चीजें बताई हैं कि मेरे पास में सबूत है इस मामले में, काफी कॉल रिकॉर्डिंग है इस मामले में, तो तमाम जो सबूत अगर आपके पास में है तो आप ईडी के समक्ष रखिए। तो ईडी भी अगर आपके पास में सारे सबूत हैं तो आप ईडी के समक्ष रखिए। ईडी इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी। और अगर नहीं है तो फिर आप वहां पे भी ये चीजों को जाके, आप जो भी चीजें हैं उसको जाके वहां पे क्लियर कीजिए। इस चीज का आप हवाला दे रहे कि मेरे जान को खतरा है, तो कोई भी जांच एजेंसी आपके घर पे आके जांच पड़ताल करे, ये इम्पॉसिबल बात है कि कोई भी जांच एजेंसी जो है आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से चले, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से ना चले। हाँ, खैर ये बात तो है, लेकिन देश लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। अगर शिकायतकर्ता ये कहते हैं ईडी के सामने कि उनकी जान का खतरा है, तो उसको ईडी किस तरह से कंसीडर करेगी, ये तो जांच एजेंसी को देखना है। क्या कुछ अलग से कुछ सिक्योरिटी और वो सब प्रोवाइड करनी है, वो सब अलग से देखना है। लेकिन बार बार सवाल वही है, ईडी के पास आखिरकार ऐसे कौन से सबूत, ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्या ईडी ने ये सारी जो पूछताछ है, क्योंकि देखिए ये बड़ा अहम हो जाता है मनीष यहाँ पर, क्योंकि 1200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दायर की जाती है नोएडा पुलिस के पास। नोएडा पुलिस के ही केस से रेफरेंस लेकर ईडी ने मामला दर्ज किया, तो ईडी ने कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेट करके जुटाया ही होगा, बहुत सारे सबूत तो इकट्ठा कर ही लिए होंगे। और जो शिकायत करता उनसे तो पूछताछ पहले की ही होगी, वहीं से तो कुछ ना कुछ सबूत, कुछ ना कुछ टिप मिली होगी ईडी को। या फिर ईडी ने सिर्फ उस केस को देखा और मामला दर्ज कर लिया और फिर ये कहा कि हम मामला दर्ज कर लेते हैं भाई साहब, जांच बाद में करेंगे। नॉर्मली ईडी जो एजेंसी है वो किसी नॉर्मल पुलिस थाने या चौकी की तरह नहीं है, देश की एक बड़ी एजेंसी है। और आज के दौर में सबसे ज्यादा अगर चर्चा में कोई एजेंसी है तो वो ईडी ही है देश भर में। खासतौर से अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बात कर ले, उनके लिहाज से तो ईडी उनके लिए तो एक बहुत बड़ा खतरा है। और तमाम जो भ्रष्ट नेता उनके ऊपर लगातार ईडी लगाम भी कस रही है, तो ईडी तो लगातार चर्चा के केंद्र में है, सेंटर में है डिस्कशन के हर किसी के, कि ईडी को लेकर जिस तरह से अच्छी और बुरी दोनों तरह की चर्चाएं जो हो रही हैं। और ऐसे में क्या, क्योंकि ईडी अगर कोई मामला दर्ज करेगी, मुझे नहीं लगता वो उस चीज को नहीं समझ रहे। लेकिन अगर ईडी ने मामला दर्ज किया है, ये पूरी जांच पड़ताल के बाद मामला दर्ज किया गया है, यानी कि जांच पड़ताल की इनिशियल एक जो जांच पड़ताल होती है कि हाँ, जिसमें लगता है कि भाई इस पूरे मामले में हमें लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वरना तो अगर देश भर में देखें तो हर रोज हजारों लाखों मुकदमे दर्ज होते हैं और इसमें से वो नंबर भी बहुत बड़े होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी मनी ट्रेल के साथ जुड़े हुए हों जिसमें लग रहा होगा कि शायद इसमें कुछ पैसा इधर उधर से आ रहा होगा। एक बात और आप समझिए, जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, आपको मैं एक डेटा थोड़ा सा बताता हूं, आप एक मिनट रुकिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस फैक्ट को आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, एक डेटा में बताता हूं आपको। ये गुड़गांव पुलिस का ऑन रिकॉर्ड डेटा है, जो कि एक आईपीएस रैंक के अधिकारी ने मुझे शेयर किया हुआ है। गुड़गांव में इसको मैं बताऊंगा अभी, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका इस एल्विश मामले से क्या लिंक मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 2024 से
30 अप्रैल 2024 तक गुरुग्राम में 398 साइबर फ्रॉड की एफआईआर दर्ज होती है। इसमें 455 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। टोटल जो फ्रॉड से पैसा लिया गया वो समझिए कितना है, मतलब इस 4 महीने में सिर्फ गुड़गांव में 398 केस यानी कि 400 केस में कितना फ्रॉड, कितने पैसों का फ्रॉड हुआ होगा आप अंदाजा लगाइए। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, कितना हुआ होगा आप समझिए। 127 करोड़ रुपए का फ्रॉड 4 महीने में 400 लोगों के साथ, यानी कि जो 400 शिकायत हैं उनके साथ हो गया है। तो आप यहां समझिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कि एक एक व्यक्ति से कितना कितना पैसा भी गया होगा। ये ऑन रिकॉर्ड डेटा बता रहा हूं। और अब इसमें से जब ये शिकायत दर्ज हुई, इसमें जब गिरफ्तारियां भी हुई हैं 455 लोगों की और 127 करोड़ रुपए टोटल जो है वो फ्रॉड हुआ है। रिकवरी जो हुई है वो 24 करोड़ की हुई है। लेकिन अब इसमें आप यहां समझिए कि अब इन 455 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, तो ये जो इन्होंने फ्रॉड कर जो पैसा इकट्ठा किया था वो कौन सा पैसा है, कैसा पैसा है? किसी यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा है? कहीं कोई शोरूम, कहीं दुकान खोल के सब्जी बेच के कमाया हुआ पैसा है? इसको व्हाइट मनी कहेंगे या ब्लैक मनी कहेंगे? इसको ब्लैक मनी कहेंगे। तो क्या ईडी ने इन तमाम लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की? क्योंकि इनका तो साफ साफ दिख रहा है और ये तो पुलिस ऑन रिकॉर्ड डेटा दे रही है कि 455 लोग गिरफ्तार किए गए, इनसे 24 करोड़ रुपए की तो रिकवरी हो गई है, लेकिन टोटल जो फ्रॉड हुआ है वो 127 करोड़ रुपए का सिर्फ 4 महीने में। जब इतने बड़े लेवल पर ये इस तरह से लोगों का पैसा लूट कर ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोग अपना घर भर रहे हैं, तो ये पैसा व्हाइट का पैसा है या ब्लैक का पैसा है? ये बड़ा गंभीर सवाल है, मैं आप लोगों के लिए भी छोड़े जा रहा हूं यहां पर। तो आप यहां पर समझिए, तो ईडी को इनके खिलाफ क्यों नहीं मामला दर्ज किया? ये नोएडा पुलिस ने, हम मानते हैं कि सांपों के जहर के मामले में एक एफआईआर दर्ज की, उसमें 20 ml जहर मौके से मिला था, 9 के करीब सांप वहां से जब्त किए गए थे, 4-5 सपेरे गिरफ्तार हुए थे, एक राहुल करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था बाद में 2-3 महीने के बाद में। एलविश और विनय और 1-2 लोगों की और गिरफ्तारी होती है, लेकिन कोर्ट उन्हें बेल दे देती है। अब उसके बाद ईडी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन ईडी को क्या इसमें दिखा, क्या इसमें निकला, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर। ये जो मैंने आपको डेटा भी बताया कि अगर आपको लगता है कि जब इतने बड़े लेवल पे, और मैंने सिर्फ आपको गुड़गांव शहर के ही साइबर फ्रॉड्स का डेटा बताया कि सिर्फ उन्होंने 4 महीने में 400 शिकायतें गुरुग्राम पुलिस को मिली है। इन 400 शिकायत से टोटल जो फ्रॉड हुआ है वो 127 करोड़ का है। ये सिर्फ एक शहर का, एक जिले का है। अब आप घुमाइए दिमाग, ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं कितने होंगे? 20, 25, 50 हजार, 2000, 10,000, लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो अब ये समझिए कि पूरे देश भर से ये कितने अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये पैसा जो फ्रॉड करके ये कमा लेते हैं, तो सिर्फ इसमें साइबर एक्ट या 420 या फ्रॉड करना, यही सब धाराएं लगेगी। और इन धाराओं के बाद ये पैसा क्या ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे पैसे को तो ये यूज कर रहे हैं ना, उस पैसे से क्या कर रहे होंगे? चैरिटी में तो दे नहीं रहे होंगे, अपना घर बना रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे, याशी कर रहे होंगे। तो क्या ये पैसा ब्लैक का पैसा नहीं है क्या? तो इसमें भी ईडी को मामला दर्ज करना चाहिए। जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए बताया है, ईडी का ध्यान दिलाने के लिए कि भाई साहब इतना बड़ा ब्लैक का पैसे का इधर से उधर और भी हो रहा है, उस पर भी थोड़ा सा आप नजर डालेंगे तो थोड़ा और भी काम मिल जाएगा आपको। मंजू जी लिख रही है, ईडी से मुझे डर लग रहा है। आप मत डरिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो बेगुनाह होते हैं उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सच को जो है परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता है, ये भी है। लेकिन अगर झूठ है तो देखिए वो झूठ है, झूठ के साथ फिर खड़ा भी कोई नहीं हो सकता है। तो वो झूठ और सच कभी जल्द ही साफ हो जाएगी। लेकिन ये सारी सब चीजें हैं, किसी मीडिया को डिफेमेशन डाला है 100 करोड़ का पीएफए के अगेंस्ट, वो भी कवर करना शुरू करना चाहिए अब धीरे धीरे। किसी मीडिया को किसने डाला? रवि की
तो PFM की जांच होनी चाहिए। खांसी कोई मनीष आप से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप बाकी अपडेट बाकी खबरों की तरफ मूव कर सकते हैं। बहुत सारे और भी अपडेट है बाकी। मेरा अपने व्यूअर्स के साथ अब एक डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो कुछ देर के लिए करते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हो आप कीजिएगा। डिफर्मेशन केस नहीं किया, इसको इन्होंने सिर्फ नोटिस भेजा था। ओके, अच्छा कुछ सवाल जवाब है। नीरज गोयल और प्रतीक आपस में, चलिए क्लैरिटी अच्छी बात है। ईडी कुछ नहीं कर सकती है जब सीबीआई जैसी एजेंसी सुशांत भाई का केस सोल्व तो नहीं कर पाई अभी तक। देखिए वो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं देश भर में। फिर सीबीआई की बात कर ले, बहुत सारे आरुषि मर्डर केस की आप एग्जाम्पल ले लीजिए। सीबीआई उसको नहीं कर पाई। बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें सीबीआई ने किसी और को आरोपी बनाया और पता लगा बेचारा वो बेगुनाह था। तो बहुत सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी गलतियां करती हैं, और वो जो गलतियां होती हैं हम जो फिल्मों में भी देखते हैं कि बहुत सारे बेगुनाह लोग जेल में इन गलतियों की वजह से सड़ रहे होते हैं। वो फिल्मों की कहानी और किस्से नहीं है, वो असल जिंदगी की हकीकत भी है कि किस तरह से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, गलती से या जानबूझ के कुछ लोगों को फंसा दिया जाता है या वो बेचारे फंस जाते हैं, और इस तरह की चीजें यहाँ पर होने लगती है। तो ये सारी चीजें हैं। और आज मैंने जो आप लोगों के सामने जो गुड़गांव पुलिस के साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए आंकड़ों का एग्जाम्पल दिया, आप उसको जरूर वहां से उठाकर एडिट करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपने आप में अहम हो जाता है कि ईडी के पास इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का क्यों नहीं वक्त है, क्योंकि ये भी तो एक मनी लॉन्ड्रिंग है ना। पैसा इधर से उधर ही तो हो रहा है ना, और ये सारा का सारा पैसा ब्लैक का पैसा है। लेकिन आप यहाँ एक यूट्यूबर जो कि अपनी मेहनत से अपने कैरियर के ऊंचाइयों पर पहुंचने की और कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, हम इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये जनमानस की भावना है, ये तमाम लोगों की वो भावना है जो कि ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या मिल गया, ऐसे कौन से ट्रक भर भर के पैसे जो है कोई बड़ा सा बेसमेंट बना लिया है एल्विश ने जिसमें वो इकट्ठा कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े और अहम सवाल है। और आप लोगों से मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी पत्रकारिता निष्पक्ष, सही और दमदार लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो कहें। डॉक्टर एंथुसियास्टिस, थैंक यू वेरी मच आपके इस क्या बोलते हैं इसको, सुपर चैट के लिए। तो ये प्यार आप लोगों लगातार, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये प्यार हमें देते रहें ताकि हम मजबूती के साथ हर किसी बेगुनाह की आवाज बन के खड़े हो सके। देखिए अभी एल्विश, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैं इस बात को लगातार बार बार मैं कह रहा हूं, ईडी दिल्ली में क्यों, लखनऊ ईडी में क्यों नहीं। अब वो देखिए अभी एक जो सम्मन एक नोटिस भेजा गया था उसके जवाब में ये कहा गया है गौरव गुप्ता के द्वारा कि उन्हें जान का खतरा है, इसलिए ये केस जो है दिल्ली में शिफ्ट हो, लखनऊ में नहीं। लेकिन अब ईडी इसको किस तरह से देखती है ये तो अब देखना होगा आगे चलकर। मंजू जी, जिसे कुछ किया ही नहीं उसे के लिए क्या भी परेशानी होगी। बिल्कुल, देखिए जिसने कुछ किया नहीं उसे डरने की जरूरत नहीं है, और मुझे लग भी नहीं रहा है। मैं अभी देख रहा था एल्विश के बहुत सारे अभी ब्लॉग्स लगातार आ रहे। अच्छा, एक और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे मैंने अपनी तरफ से कई बार मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, पता नहीं एल्विश के पास वो मैसेज पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, कि एक बार मुलाकात वो जरूर करें। कहीं ना कहीं कुछ अच्छी ही सलाह मिलेगी, क्योंकि मीडिया और 22 साल के इस जर्नलिज्म में कानूनी पेचीदगियां, इस तरह की एजेंसीज के सामने किस तरह से वो केसेस को तोड़ा मरोड़ा जाता है लोगों के द्वारा, वो एक अनुभव है। कहीं ना कहीं वो काम आएगा। अगर आप वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं तो आप ये मैसेज भी एल्विश तक कन्वे करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और इस पूरे मामले पर तमाम जो जितने भी अपडेट्स हैं वो लगातार हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। मैं एक बार आपको फिर साफ कर दूं, हम किसी की साइड नहीं खड़े हैं, हम यहाँ एल्विश की साइड भी नहीं खड़े हैं। हमें ये लगता है कि एल्विश के साथ इनिशियल स्टेज पर गलत हो रहा है। एजेंसी जब प्रूव कर देगी, सबूत जब सबके सामने आ जाएंगे, जब गुनाह साबित हो जाएगा, तब किसी को गुनाहगार कहना ठीक है, लेकिन उससे पहले एक एजेंडा चला देना वो गलत है। तो एक बार फिर अब जाते जाते मैं आपको अपडेट कर दूं कि प्रतीक भाई हो सके तो एल्विश को बोल दीजिए कि एक बार रिपोर्टिंग देख लेंगे इस चैनल की, भाई को अच्छी लगेगी। थैंक यू नीरज, थैंक यू वेरी मच। और
आप लोग जो ट्विटर स्पेस में भी तमाम लोग जुड़ते हैं वहां पर भी जिक्र जरूर करते रहिएगा रिपोर्टर जी का, क्योंकि बाकी सारी डिस्कशन एक दो बार मैंने जरूर ज्वाइन किया था, तो लेकिन अधिकांश मैंने देखा कि वो आप लोग अपना अपना डिस्कशन जो है पर्सनल से लेके प्रोफेशनल करते हैं और अच्छा भी लगता है, वो अच्छी बात है। यूजर 381 पूछ रहे हैं सर, क्या अगर प्रूफ नहीं मिला ईडी से सौरभ गुप्ता के द्वारा तो केस बंद हो जाएगा? देखिए, अभी इनिशियल स्टेज पर जो है तमाम जगह से, मतलब ना केवल जो शिकायत करता है उनकी तरफ से जो है सबूत इकट्ठा करने की कोशिश एजेंसी करेगी, बल्कि बाकी और जो चीजें हैं, बाकी जो दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था या और दूसरे जो जो गवाह इसमें हो सकते हैं दूसरे, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी कि रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, तो अगर वो रेव पार्टी थी या नहीं थी ये बात का विषय है, लेकिन अगर कोई पार्टी भी कहीं ऑर्गेनाइज हुई है तो जिन रिजॉर्ट में हुई है, जिन होटल्स में हुई है, वहां पर भी जो है वो पूछताछ करेगी ईडी। एल्विस से भी पूछताछ इसमें की जाएगी, बाकी लोगों से भी पूछताछ इसमें होगी, इसमें फाजिलपुरिया जो सिंगर है उससे भी पूछताछ होगी। आप समझिए, हर एक कड़ी जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है उन सबसे एक एक कर पूछताछ तो होगी, उसमें कहीं वो नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर फिर कोई सबूत नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है वो फिर क्लोजर के लिए ईडी जाएगी कि उस एफआईआर को जो है वो खारिज कर दिया जाए। लेकिन ये समय लगने वाली चीजें हैं, ये इतना आसान नहीं है कि हम किसी एक बोर्ड रूम में बैठे, वहां हमने किसी मुद्दे पर डिस्कस किया, उसका हल निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो ठीक, और वो फाइल वहीं पर क्लोज कर दी गई, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें समय लगेगा, और लेकिन आप अपना हौसला बनाए रखिए। आप जिसे पसंद करते हैं, आपके लिए वो स्टार है, तो मजबूती के साथ खड़े रहिए। मुश्किल वक्त किसी के भी जीवन में आता है, तो ऐसे में उस मुश्किल वक्त पे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो खुश है, उसकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, तब आप इग्नोर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी की जीवन में मुश्किल समय, तब मत छोड़िएगा। सर कितना टाइम ज्यादा से ज्यादा लगेगा? यूजर 381, देखिए ये फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि केस कितने दिनों में क्लोज हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो नोएडा पुलिस ने भी केस को क्लोज नहीं किया, क्योंकि वहां भी अभी जांच चल रही है। और अगर तो ऐसे में थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा। हिंदवी, सही बात बोली आपने, थैंक यू वेरी मच हिंदवी। और हमारे साथ भी ये सपोर्ट आप लोग बना के रखिए, क्योंकि रिपोर्टर जी तभी इसी तरह से बुलंद तरीके से हर बेगुनाह की आवाज को उठा सकेगा अगर आप लोग हमें मजबूत करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सर, आप चार्जशीट में क्या लिखा है ये कब तक पता चलेगा? किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो? मैं कोशिश कर रहा हूँ नीरज, मैंने कुछ लोगों को लगाया हुआ है, होपफुली जल्द चार्जशीट की कॉपी हमारे हाथ में होनी चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैंने वहां लगाया हुआ लोगों को, और जैसी वो चार्जशीट की कॉपी होगी मैं जरूर उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक एक डिटेल उसको, उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे बैठकर कि क्या कुछ उस चार्जशीट में है या नहीं है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इजाजत लूंगा, लेकिन इजाजत लेने से पहले अभी 1 मिनट जरूर रुकिएगा। बार बार मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल के लिंक को शेयर करना है, लोगों से भी रिक्वेस्ट करनी है, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम लगातार इसी तरह से फेयर और फियरलेस रिपोर्टिंग जो है वो करते रहें आपके सामने इसी मजबूती के साथ। तो चैनल को भी सपोर्ट करना ना भूलें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और शाम 7 बजे एक बार फिर से मिलेंगे। तब हमारे साथ हमारे लीगल एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी जोड़ेंगे, और तमाम जो लीगल ओपिनियन है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कोई भी आपके जहन में सवाल हो, वो सवाल लिख के रखिएगा, ताकि आप 7 बजे हम जब जुड़े तो उन सवालों के साथ आप रेडी होंगे, तो उन सवालों के जवाब मैं आप तक आपको देने की कोशिश करूंगा हमारे लीगल एक्सपर्ट के द्वारा। तो चलिए, फिलहाल अभी इजाजत। प्लीज फैंस, किसी को अब्यूज मत करो, पार्टी, ईडी, सौरभ गुप्ता, किसी को भी। बिल्कुल नीरज, आपने ठीक कहा है, किसी के बारे में भी कुछ भी गलत नहीं कहना है, सिर्फ अपनी बात रखनी है, वो भी पॉजिटिव नोट पर रखनी है, सही तरीके से रखनी है। किसी को के बारे में अपशब्द नहीं बोलने, खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, वरना ये सब चीजें एल्विश के लिए ही प्रॉब्लम खड़ी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मजे कीजिए जीवन में। और फिलहाल मैं भी इजाजत चाहता हूँ, शाम 7 बजे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तो तब भी जुड़ना मत भूलिएगा।
नमस्कार।